ये पीजीटी कॉमर्स 2016 का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है, विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार साधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को किसने कहा? तो ये सिद्धांत हमारा वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी के अंदर आता है। ये वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी का मतलब है, एक कंट्री मानिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन उसका कंजम्पशन कम है। जब वो प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट कर रहा है और वहां पे कंज्यूम हो रही है सिर्फ 80 यूनिट, जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा बच गई है, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड पर शिफ्ट कर देंगे कि अगर आपकी कंट्री में लोग नहीं है उसे खरीदने के लिए तो आप विदेश में जाकर उसको बेचो, उससे जो कमाई होगी तो वही हमारी वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी आती है कि वेंट चला गया, सरप्लस जो हमारी कंट्री में एक्स्ट्रा था वो चला गया। तो यही यहाँ पे लिखा है कि विश्व बाजार इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा है, जहां पर बताया गया है कि जो बेरोजगार और बेरोजगार साधन है, जब ये समझिए आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास गुड्स पहले से बना रखा है, तो आप नए वर्कर को नहीं लगाओगे काम करने के लिए, तो बेरोजगार हुए, अब उनको काम पे लाना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। क्लियर हो गया? अब रिकॉर्डियन थ्योरी जो बता रही है, रिकॉर्डियन थ्योरी, तो रिकॉर्डियन थ्योरी हमारी दी है डेविड रिकार्डो ने दी है। डेविड डेविड रिकार्डो डेविड रिकार्डो बताता है कि अगर एक कंट्री है, वहां पर कोई स्किल लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेबर बहुत ही स्किल है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो विदेशों से इंगेज रह सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज रह सकता है अपने लेबर की के कंपेयर में। ये बोल सकता है कि हमारे यहाँ पर लेबर दुनिया के सबसे अच्छे लेबर्स हैं, तो इसके थ्रू वो किसी अपने देश के प्रोडक्शन की तुलना कर सकता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिकार्डियन थ्योरी। जब आपके यहाँ जो चीज अच्छी होती है उसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रेड करना, आपके यहाँ लेबर बहुत स्किल है तो आप विदेशों में उस लेबर को बेच के भी काम करा सकते हो, तो स्किल लेबर उसी को बोलते हैं रिकार्डियन थ्योरी। रिकॉर्ड तोड़ देना कमाई का। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि बाहर 50 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, रुपए इंडिया में लाते हैं, तो एक तरीके से रिकार्डियन थ्योरी भी। आगे फिर आता है हेक्सर ऑयलिन थ्योरी। हेक्सर ऑयलिन थ्योरी बताती है, ये ये बताती है फैक्टर इंडोमेंट के बारे में। तो फैक्टर इंडोमेंट, इसको फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो हेक्सर ऑयलिन ने दी थी फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। ये बताती है किसी कंट्री में मानिए कि लेबर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेबर स्किल है एक कंट्री, दूसरी कंट्री में कैपिटल है बहुत सारी, वहां पर कैपिटल है। एक कंट्री में लेबर है, एक कंट्री में कैपिटल है। जैसे इंडिया है, लेबर से फुल है इंडिया, कैपिटल से है अमेरिका। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ये कंट्रियां एक दूसरे से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकती हैं, क्योंकि एक को लेबर चाहिए, एक को कैपिटल चाहिए, तो दोनों मिलकर काम कर सकती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग हेक्सर ओइलिन थ्योरी। फिर आगे लिखा है स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी का मतलब होता है कि एक स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड को करना। तो इसका आंसर क्लियर आपको हुआ कि ये हमारा वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी है। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है, लेखांकन विवरणों में संदिग्ध दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इस इसके अनुपालन में है। तो ये नोट्स जोड़ने का अभ्यास ये हमारा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर आता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आप हर चीज को डिस्क्लोज करें, चाहे उसमें क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, क्या इनकम हुई है। जब आप हर चीज को डिस्क्लोज करोगे तो इससे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में आसानी मिलेगी और वो डिसीजन ले सकते हैं। तो सारी ट्रांजेक्शन्स को दिखाना, डिस्क्लोज करना, तो यही इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, उसमें कोई प्रोविजन हुआ, कोई लायबिलिटी है, उन सभी को एक जगह पे दिखाना, उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। और ये रूढ़ वायता की प्रॉपर्टी क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म बताता है प्रोविजन के बारे में, ये प्रोविजन के बारे में बताता है कि अगर कोई कोई एक आपको जिसकी लायबिलिटी है उसको आप पहले उसमें दिखाओगे, प्रेफरेंस दोगे।
मनी मेजरमेंट थ्योरी का मतलब होता है चीजों को मनी में मेजर करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही जैसे मेथड का यूज करना, जैसे डेप्रिसिएशन है तो एक जैसा डेप्रिसिएशन हर साल यूज करना। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मैंने बताया था प्रोविजन को बताता है, ठीक है। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये हो जाएगा बी आंसर। इसके बाद लिखा है यदि 10 रुपए के एक अंश जिस पर 6 रुपए का भुगतान हो गया है, मतलब पे कर दिया है 6 रुपए, उसको फॉरफीचर कर लिया गया है, मतलब कि 4 रुपए आपने पे नहीं किया है, इसे न्यूनतम कितने मूल्य पर री इशू कर सकते हैं? तो हम लोग मैक्सिमम इसको री इशू कर सकते हैं, सबसे कम मूल्य तो 4 रुपए होगा। जितना आपने पे नहीं किया उतने पे आप री इशू कर सकते हो। माल्थस थ्योरी के बारे में बताया है कि माल्थस थ्योरी के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो माल्थस माल्थस जो थ्योरी है वो ठीक है, वो काम करती है हमारी अगर पॉपुलेशन की बात करता है। अगर पॉपुलेशन की बात करता है तो पॉपुलेशन के लिए वो होती है ज्योमेट्रिक होती है। और अगर फूड आइटम की बात करता है, फूड आइटम्स की बात करता है, फूड आइटम्स होते हैं हमारे अर्थमेटिक। मतलब कि जो फूड होता है वो बढ़ता है कैसे, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता है। और जो हमारी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से डबल होती जाती है। तो ये हमारा बताता है माल्टा अगर पॉपुलेशन बारे में बताया तो ज्योमेट्रिक स्पीड से बढ़ती है, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से। आगे लिखा है उत्पादन फलन किसका संबंध फलन है? तो उत्पादन फलन मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन में फंक्शन फंक्शन इक्वल होता है एफ के एल टी, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल हो जाएगा के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर और टी फॉर टेक्नोलॉजी। इन तीनों ये तीनों एक तरीके से देखा जाए तो इनपुट है, फंक्शन उससे बन रहा है आउटपुट, तो आगे तो नेगेटिव बताता है इनपुट और आउटपुट को प्रोडक्शन फंक्शन। 7 नंबर में लिखा है ए परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट बाई। परफेक्ट कोरिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब बात कर रहा है एक पूर्ण सहसंबंध की बात कर रहा है, पूर्ण सहसंबंध मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है। यहाँ पे अगर लिखा होता परफेक्ट पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव लिखा होता, परफेक्ट पॉजिटिव होता तो पता होता +1 होता, परफेक्ट निगेटिव लिखा होता तो -1 होता। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन दे दिया है, ना कहा पॉजिटिव ना कहा निगेटिव। तो जब परफेक्ट वर्ड लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता बोथ परफेक्ट, तो बोथ में लिखा होता तो हम लोग डी आंसर ले लेते। जब बोथ नहीं लिखा हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे लिखा है ये परफेक्ट कोरिलेशन, एक पूर्ण सहसंबंध, तो फिर हम मानेंगे ये पूर्ण सहसंबंध पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 7 का। आगे 8 नंबर में लिखा हुआ है आधार वर्ष के लिए सूचकांक होता है, तो बेस ईयर के लिए हमेशा 100 होता है। 9 नंबर में लिखा है यदि लेस्पियर इंडेक्स नंबर हमारा 121 है, 500 144 है, तो फिशर बताना है। जब फिशर इंडेक्स की बात करते हैं तो फिशर होता है अंडर रूट में लेस्पियर इंटू 500। तो लेस्पियर हमारा दिया है रूट में 121, इंटू 500 दिया है 144। इन दोनों को बाहर निकालोगे तो आएगा 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 होता है 132। तो 132 इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा है एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसी जन समूह प्राचल के बीच के अंतर के पूर्ण मूल को हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग एरर, पेतिचेन त्रुटि, सैंपलिंग एरर। इसको आप याद कर लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि निष्पक्ष बिंदु अनुमान, ठीक है, एक बिंदु के बारे में बता रहा है और प्राचल मतलब पैरामीटर के बारे में बता रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, बिंदु मतलब सैंपल मान लीजिए एक तरीके से, और पैरामीटर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग एरर। 11 में लिखा है प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग संग्रहण हेतु करते हैं। तो प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि मतलब क्वेश्चनेरियन मेथड। देखो दो तरीके से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा मेथड और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है घर घर जाके बात करना, टेलीफोन के थ्रू बात करना, ठीक है, इंटरव्यू उनका लेना, इंटरव्यू के बाद उनसे क्वेश्चन पूछना, एक मतलब फॉर्म दे देना जिसमें यस नो उनको भरना हो। तो इस तरीके से उनसे जो सर्वे कलेक्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है, प्राथमिक डेटा बोलते हैं। और जब पहले से कोई चीज बुक में पब्लिश हो उसको देख के छापना, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चनेरियन सर्वे, सर्वे की बात हो रही है। पूछ के आप सर्वे भरो, तो सर्वे जैसे भरते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा बोलते हैं। कि गए आप, एक बुकलेट आपके पास है तो जिसमें आपने गए लोगों से उनका नाम पूछा, उनसे पूछा आपके घर में कितने लोग हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या जॉब करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, इसमें सब भर लिया फॉर्म। तो पूछा गया तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। 11 का सी हो जाएगा। 12 में लिखा है अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाएगी। अर्जित मतलब जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। जब अर्न कर ली है रिसीव नहीं हुई है तो हमारे लिए एसेट होती है। 13 नंबर में लिखा हुआ है भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि। जब आप किसी से एडवांस में पेमेंट ले लेते हो तो आपको उसको सामान देना पड़ता है, आप उसकी उसके लाइबल हो जाते हो, मतलब ये लाइबिलिटी है। और ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी? ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन लिखा है विक्रय बजट एक है तो सेल्स बजट हमारा फंक्शनल बजट होता है। इस बात को आप याद रखिए। फंक्शनल बजट कैसे होता है? तो फंक्शनल बजट ऐसे होता है क्योंकि हम लोग देखो, फंक्शनल बजट को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। जो फंक्शनल बजट है इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो फंक्शनल बजट बनाया किस पे जी? हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट पे होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे लिखा है सेल्स बजट, ठीक है, तो सेल्स बजट क्या होता है? सेल्स बजट का मतलब होता है कि जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और जो डिमांड है, डिमांड के अनुसार बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेल्स बजट। की डिमांड के अनुसार बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई आंसर डिमांड तो दिया नहीं है, तो आंसर दिया है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। मतलब कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसी जितना प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आया है बनाने में, उससे रिलेट करता है फंक्शनल बजट। और सेल्स हमारा डिपेंड करता है डिमांड पे, कि जितनी डिमांड होगी वैसे आप माल बेचोगे। तो डिमांड किससे फिल होगी? हमारी प्रोडक्शन से। जब प्रोडक्शन से फिल होगी तो हमारा फंक्शनल बजट हो जाएगा। इसलिए इसका 14 का ए हो गया। तो सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट। 15 में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन प्रिपरेशन ऑफ। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जिसे बनाने में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अधिक अधिक अंतर होता है। जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जब ज्यादा अंतर होता है, जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बजट। मतलब देखो फ्लेक्सिबल खिंचता आ रहा है, जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जितना पास रहेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। आगे पे लिखा है कि यदि किसी मशीन, एक मशीन घंटे 8,000 घंटे हैं उसके आवर है, और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है हमारा 8 रुपए प्रति घंटा दिया है। फिर कहा है कि एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा? तो एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है कि कितनी टोटल कॉस्ट होगी फैक्ट्री की। जब 8,000 घंटे है मशीन का, ठीक है, 1 घंटे का मशीन का रेट दिया है 8 रुपए दिया है, तो कितना हो जाएगा? 8,000 घंटे और 8 रुपए प्रति मशीन का दिया है, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा?
64,000। क्लियर हुआ? क्योंकि एब्सोल्यूट फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल होता है मशीन आवर इनटू फैक्ट्री ओवरहेड। एब्सोल्यूट का मतलब पूरा टोटल कितना आएगा कॉस्ट, तो हमारी 64,000 आ जाएगी। 17 में लिखा हुआ है लेखांकन के सिद्धांत आधारित होते हैं। जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं वो आपकी सुविधा पर आधारित होते हैं। जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है। तो ये बताता है कि मनी को आप कैसे मेजर करोगे, तो इससे आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, जब इस तरीके से दिया हुआ कि इनकम को कहाँ पर दिखाना, लायबिलिटी कहाँ पर दिखाना, मैच करना। अगर डेप्रिसिएशन एक जैसे मेथड यूज कर रहे हैं तो हर साल वही मेथड यूज करना। तो ये सब हमारा आपकी सुविधा पर आधारित होता है। तो ये ये हमारा किस पे काम करता है कि ये हमारी कन्वीनियंस पे काम करता है। 17 का फिक्स, 17 का हो जाएगा फिक्स। 18 में लिखा हुआ है तरलता और जोखिम के मध्य संबंध को विपरीत संबंध होता है। लिक्विडिटी, आपके पास जितना ज्यादा पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप लिक्विड हो, और जोखिम मतलब होता है रिस्क। जब आपके पास रिस्क है, आपके पास पैसा होगा तो रिस्क कहाँ होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लिए एक तरीके से विपरीत होती हैं। तो इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। फिर आगे लिखा है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ये कंपनी एक्ट 2013 के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। तो 2013 में मैक्सिमम संख्या एक कंपनी के लिए कितनी है, तो 200 है। क्योंकि इससे पहले था जो हमारा 1956 का, उसमें थी 50 थी मैक्सिमम, लेकिन 50 इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। जब 50 ऑप्शन नहीं दिया तो 200 दिया, इसलिए हम 200 मान लेंगे। अब आपको ये टेबल पता होनी चाहिए कि किसमें क्या होता है, कि एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर मैक्सिमम होते हैं, या फिर कितने पार्टनर होते हैं फर्म में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को आप देख के ये पता कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ये आपको दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे देखा 1956 में मिनिमम 2 पार्टनर मैक्सिमम 20 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे, ये मैंने 5 मिनट के एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 19 तक हो गए, अब 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो होता है, ये NSSO के बारे में बता रहा है। ये सोशल इकोनॉमिकल सब्जेक्ट पे भी काम करता है, एग्रीकल्चर पे भी काम करता है, डेमोग्राफिक पर भी काम करता है। मतलब कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर, डी। 21 में लिखा है यदि किसी प्रतिगमन गुणांक का मान शून्य है, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमारा 0 है, तो हमारा वो क्या होगा। तो जब हमारा 0 है तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर भी कोई उसका दबाव नहीं होगा, तो हमारा वो स्वतंत्र हो जाएगा। 22 में लिखा हुआ है प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है। तो मैनेजमेंट अकाउंट किससे संबंधित होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंट मैंने बता चुका हूँ डिफरेंस में, कि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमारी क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, तो दोनों होती है, बोथ। ए और बी आंसर हो जाएगा इसका। 23 में लिखा है कि होलसेलर, जो थोक व्यापारी होता है, वो किसके बीच की कड़ी होता है। तो जो होलसेलर होता है और सबसे नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। तो देखो, पहले आता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के बाद आता है हमारा होलसेलर, इसका आता है रिटेलर। तो यहाँ पे कहीं लिखा है, देखो, मैन्युफैक्चर और फुटकर विक्रेता, रिटेलर के बीच में होता है होलसेलर, तो उसके बीच की कड़ी कड़ी हो जाएगी। 24 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है। तो गैर प्रशुल्क प्रतिबंध मतलब कि नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। तो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। पहला लिखा है स्वैच्छिक निर्यात संयम, मतलब खुद ही वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपने हिसाब से ही हमने उस पर रोक लगा दी। तो ये हमारा खुद ही स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, हाँ करता है। हेल्थ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये सारे देखो, ये सारे हमारे आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। मैंने टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर में वीडियो पढ़ा चुका हूँ, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन टैरिफ बैरियर हो जाएगा।
जो हेल्थ को देखकर बनाते हैं कि प्रोडक्ट की अगर आपने पैकिंग की ठीक है, उसमें आपने हेल्थ कॉन्शियस चीजें नहीं डाली, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको बैन कर सकती है, रोक सकती है विदेशी वाले सामान को। तो ये भी उसी का हो जाएगा। एड वॉलरम ड्यूटी, अलग से ड्यूटी लगा भी सकती है। लेकिन यहाँ लिखा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ की बात की गई है यहाँ पर। रुको रुको एक मिनट। 24 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है। तो स्वैच्छिक निर्यात संयम, ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, स्विच अपने हिसाब से ही मतलब चीजों को लगाना नॉन टैरिफ में आता है। स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ भी हमारी नॉन टैरिफ में आती है, एनवायरमेंट भी हमारा नॉन टैरिफ में आता है। लेकिन एड वोलेरम ड्यूटी ये हमारा टैरिफ बैरियर्स में आता है। टैरिफ में आता है कि अपने हिसाब से ड्यूटी लगा देगी कंट्री, कोई लगा सकती है ड्यूटी, उसे हम लोग टैरिफ बैरियर बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होता है। तो 24 का डी हो जाएगा। 25 में लिखा है जब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत होगी। जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है, प्रोडक्शन में बता रहा है, जब एवरेज कॉस्ट गिरती है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती है, कम होती है। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। 26 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक ज्यामिति माध्य पर आधारित होता है। तो जो हमारा ज्यामिति बात की बात कर रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन पे कौन सा होता है। तो मैंने फीफर का फॉर्मूला बताया था अभी। फीफर क्या होता है, लेफ्ट पेयर इंटू पास से होता है अंडर रूट में। फीफर सूचकांक हो जाएगा इसका बी। 27 में लिखा है नियोजन संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण किसके काम होते, किसके पार्ट हैं। तो ये हमारे देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे किस चीज के हैं। तो हमारी मैनेजमेंट के काम है, प्रबंध के कार्य है। ये आंसर है इसका। 28 में लिखा हुआ है क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। क्षेत्रीय समूहों में बात की, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके काम के हिसाब से कि उनके क्या स्किल है, स्किल के हिसाब से और क्या उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग मंडलीकरण। अलग अलग डिवीजन में बांटना ही कहलाता है डिविजनलाइजेशन। इनका द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल्स रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप डील्स विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी आंसर। 29 में देखिए लिखा है हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। आगे लिखा है समन्वय के तत्व हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो समन्वय के तत्व होते हैं ग्रुप एफर्ट, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, सही है। काम में एक यूनिटी रहती है, कॉमन पर्पज रहता है सभी का काम करने का। तो ये सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 31 में दिया है व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। तो देखो यहाँ बात कर रहा है व्यवसाय के आर्थिक परिवेश, मतलब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, पॉलिसीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। ऑल ऑफ द एबव। 32 में लिखा है प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है। तो देखो मैनेजरल स्किल में उसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और पॉलिसी जितनी कंपनियां की हैं उन सभी का पता होना चाहिए, डायग्नोस्टिकल ज्ञान होना चाहिए, नैदानिक ज्ञान, ये सारे ज्ञान उसको होने चाहिए। जिसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आपको दो तो पता ही होंगे कि टेक्नोलॉजी के बारे में उसको ज्ञान होता है, दूसरा पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए उसको। तो आंसर सी, ए और ए तो बिल्कुल सही है, तो बी भी सही होगा, इसका मतलब है डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे पे लिखा हुआ है 33 में किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं। जबकि संगठन या फिर उसके सब सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होती हैं,
उसमें जब सतत पैटर्न की बात करता है, सतत पैटर्न का मतलब होता है कंसिस्टेंट पैटर्न, मतलब एक जैसा पैटर्न चल रहा हो, जैसे ये है, इस तरीके का एक जैसा पैटर्न चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना हो तो उसे बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, और जब बात करता है तो एक एक सतत कंसिस्टेंट पैटर्न जिससे सभी यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुआ? 34 में लिखा है हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। तो देखो, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीकी। दूसरी होती है हेनरी फ्योल की वाणिज्यिक कॉमर्स। थर्ड होती है फाइनेंशियल। चौथी होती है सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी किसको देता है? तो सिक्योरिटी देता है लेबर को, मशीन एंड टूल को। और इसका 5वां हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और 6वां हो जाएगा मैनेजरल अकाउंट। मैनेजरल मतलब प्रबंधकी, मैनेजरल। ये 6 तरीके से हेनरी फ्योल की जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज हैं उनको बांटा गया है, हेनरी फ्योल की। जो यहाँ पे दिया देखो, तकनीकी, कॉमर्स, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो टाइप में बांटा है, लेबर और मशीन में। इसका मैनेज, ये मैनेजरल हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। इस तरीके से ये 6 में बांटा गया है। तो हेनरी फ्योल की प्रशासनिक गतिविधियों को 6 भागों में बांटा गया है। 35 में लिखा हुआ है लागत के तत्व हैं। कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो कॉस्ट के देखो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस तीनों होते हैं, कॉस्ट के पार्ट होते हैं। 3 टाइप के कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, एक लेबर होता है, एक मटेरियल होता है, और एक एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है? जो लेबर होता है वो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर होता है। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। 36 में लिखा है प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन हिस्सा है। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में, कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंट्रोल ये पार्ट होता है ऑपरेटिंग का। तो बी आंसर इसका होगा। 37 में लिखा हुआ है अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है। तो अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए, तो बैड डेट्स की बात कर रहा है। बैड डेट्स को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोविजन का यूज करते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ प्रोविजन के बारे में। जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स में हम लोग माइनस करते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स ऐसा पैसा होता है जो डूब गया होता है, ठीक है, लेकिन वो रिकवर भी हो सकता है। जब इसके बाद इसमें हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करते हैं। तो प्रोविजन का मतलब होता है जो हमेशा के लिए डूब गया, जो कभी नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पे लिखा है अप्राप्त ऋण के कारण, जो हमको ऋण मिला नहीं है, घाटे को पूरा करने के हम लोग प्रोविजन बनाते हैं कि इतना हमको घाटा हो सकता है, उसका प्रोविजन बना देते हैं। ठीक है? आगे लिखा है 38 में प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय हस्तांतरित किया जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि अगर प्रपोज डिविडेंड हमारा कितना है जिसको हम रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका डिविडेंड 5% है, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं डिविडेंड, तो इसको ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। अगर आपका डिविडेंड 5% है तो रिजर्व में जाएगा 2.5%। अगर आपका डिविडेंड 10% है
तो रिजर्व में जाएगा 5%। अगर आपका डिविडेंड 20% है तो रिजर्व में जाएगा 75%। अगर आपका जो डिविडेंड है वो 20% से प्लस है तो वो 10% रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है 0 से 5% तक है अगर डिविडेंड तो हमारा उसका 2.5% जाएगा रिजर्व में। अगर 5 से के बाद मतलब 6 से लेके 10 तक अगर है तो 5% जाएगा रिजर्व में। और अगर 11 से लेके 20 तक है तो 7.5% रिजर्व में जाएगा। और इसके अलावा अगर हमारा ये जो डिविडेंड है वो 20% से ज्यादा है तो हमारा 10% जाएगा। यहाँ पे बता रहा है प्रपोज डिविडेंड हमारा 20% है तो कितना जाएगा? 20% है मतलब 7.5% जाएगा। अगर 20% से ज्यादा होता तो 10% जाता। तो इसका आंसर 7.5% हो गया 38 का। अब देखिए 39 नंबर। 39 नंबर में लिखा है तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया होता है उसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? आप ये याद रखिए, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया होता है उसको हम लोग दिखाते हैं एसेट्स में दिखाते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में। और जो हमारा दिया होता है नीचे वर्किंग नोट में एक तरीके से देते हैं इन, ठीक है। प्लस तो उसमें जो नोट में दिया होता है आगे, जब बैलेंस शीट के नीचे दिया होता है नोट्स में, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड एसेट्स में दिखाते हैं, जो एडजस्टमेंट में दिया होता है। एडजस्टमेंट वाला हमारा दोनों जगह आता है, ट्रायल बैलेंस हमारा एसेट्स में आता है। तो एसेट्स दिया है कहीं पे, एसेट्स मतलब बैलेंस शीट। तो 39 का सी हो गया। अब 40 नंबर देखते हैं। 40 में लिखा हुआ है नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों में हुए मूल्य में परिवर्तन को लेखा पुस्तकों में दिखाया जाएगा परंतु फर्म के अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है जब एसेट और लायबिलिटी में चेंज होता है, एसेट एंड लायबिलिटी में जब चेंज होता है तब रीवैल्यूएशन बनता है। और जब एसेट और लायबिलिटी में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा, तो मेमोरेंडम बनेगा। यहाँ पे बता रहा है कि नया एक पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो एसेट ऑफ की संपत्ति के दायित्व में चेंज होगा, लेकिन बता रहा है कि हम लोग फर्म के अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। मतलब कि कह रहा है कि बट नॉट इन अकाउंट द फर्म, फर्म के अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे नहीं। जब दिखाएंगे ही नहीं तो हम ये मानेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम लोग दिखाते हैं फर्म में कि अगर चेंजमेंट हम लोग लिखा होता है, फर्म में जब नहीं दिखा रहे हैं कि एसेट और लायबिलिटी में चेंज हुआ है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन जो हुआ है उसको हम लोग पुस्तकों में दिखाते हैं लेकिन फर्म में नहीं दिखा रहे हैं। और जब चेंजमेंट को आप दिखाओगे नहीं तो फर्म तो यही मानेगी ना कि कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। जब कोई चेंजमेंट नहीं होता है एसेट लायबिलिटी में तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अगर चेंजमेंट होता है तो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जहाँ पे नहीं की जगह लिखा होता है कि अगर दिखाते हैं फर्म में भी में तो आता है रिवॉल्यूशन अकाउंट आंसर। लेकिन जब ये लिखा है नहीं दिखा रहे हैं तो मतलब हो जाएगा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता।